अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही थी। आज हमारी रिवीजन क्लास का डे 3 है। चैप्टर 4 हम इस रिवीजन क्लास के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्रूवल और प्री पेमेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को आज जो है वो हम क्लियर कर सकें। आपकी जो अकाउंटिंग है वो दो तरह से चल रही होती है। या तो वो जो है वो कैश बेसिस के ऊपर चल रही होती है, या जो है वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर चल रही होती है। कैश बेसिस से मुराद क्या है कि जब आपके पास कैश आए या आप कैश जाए, या तो आप कैश को रिसीव करो या कैश को पे करो, तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। लेट्स सपोज हमने जो है एक जगह ली है अपनी फैक्ट्री के लिए और उसका हम रेंट पे करते हैं। जब हम उसका रेंट पे करेंगे तभी हम उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश बेसिस के ऊपर है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो जब हम उस इंटरेस्ट को रिसीव कर लेंगे, कैश फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, तब हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? कैश बेस अकाउंटिंग कहलाती है। कैश बेस अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, जब कैश आता है या जाता है तब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि अक्रूवल बेस में क्या होता है? अक्रूवल बेस कहती है कि जिस पीरियड का ये इनकम है या जिस पीरियड का ये एक्सपेंस है, तब आप जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लो। मिसाल के तौर पर हमने फैक्ट्री जो है वो रेंट पे ली है और इसका एनुअल रेंट जो है वो 1 मिलियन है। अब हम पे करें या ना करें, हम इसको अपना एक्सपेंस 1 मिलियन चार्ज कर देंगे। अगर तो हम पे कर लेते हैं तो ईयर एंड के ऊपर एंट्री क्या करेंगे हम लोग? रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर हम इसको पे ना करें तो ईयर एंड के ऊपर हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमारा जो रेंट है वो डेबिट हो जाएगा और हमारी अक्रूड एक्सपेंसेस जो कि लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। अक्रूवल बेस वाले क्या कहते हैं कि जिस ईयर या जिस अकाउंटिंग पीरियड का वो खर्चा है, तब उसको जो है वो आप हर हाल में रिकॉर्ड कर लें, आया आपने इसको पे किया है या नहीं किया है। दीज आर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड बाय द ईयर एंडेड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो ईयर एंड के ऊपर पे नहीं किए होते। इसको हम कहते हैं कि हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बिजनेस है जो पे करता है एनुअल रेंट एडवांस के अंदर 1 जून को हर साल, और रेंट उसने 1 जून 2012 को पे किया है 240000 का। उसके बाद उसने रेंट पे किया है 1 जून 2013 को 300000 का, और उसकी फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो 30 सितंबर को एंड होता है। हमें कहा गया कि आपने रेंट एक्सपेंस बताना है ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 को। इसका क्या रेंट होगा? रेंटल एक्सपेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि फॉर द ईयर एक्सपेंस हमारा कितना है। फॉर द ईयर एक्सपेंस हमारा कितना है, अगर ये हमें पता चल गया तो वही हमारा जो है वो ईयर एंड 30 सितंबर 2013 का एक्सपेंस होगा। अच्छा, ये जो एक्सपेंस है हमारे पास, ये वाला, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये कितने माह का है। जारी सी बात है, ये 12 माह का है। ये हमारे पास 12 मंथ का है। अब इस 12 मंथ में से हमसे रेलिवेंट मंथ्स कितने हैं? अक्टूबर से। अक्टूबर से अगर हम सितंबर तक चलेंगे तब भी 12 माह बनेंगे ना। तो हम इसमें से 1 अक्टूबर से लेकर कहां तक करें? जून तक हमारे पास अवेलेबल है। जून से पिछला महीना क्या है? मई। तो ये कहां तक का रेंट होगा? ये 12 माह का रेंट होगा। लेकिन किन 12 माह का? 1 जून से 1 जून 2012 से 31 जुलाई 2012 तक का ये रेंट है हमारे पास, कि नहीं? हमें वो कह रहा है कि हम 1 जून को पे करते हैं रेंट, और रेंट पे कितना करते हैं? 1 जून 2012 को हमने इतना पे किया, 1 जून 2013 को हमने इतना पे किया। उसने हमें कहा कि 30 सितंबर बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि ये आपके पास स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है?
ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है हमारे पास 12 माह, और ये एंड होते हैं 12 हमारे पास 30 सितंबर को। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो सिंपल सी चीज़ है ना कि 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये हमारे पास 12 माह का टाइम है। ये 1 अक्टूबर 2012 से टाइम शुरू होता है और ये पूरा कब होगा? 30 सितंबर 2013 को ये टाइम पूरा हो जाएगा 12 माह का। अब इस 12 माह में हमने ये देखना है कि हमारा रेंट कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ से उठाकर हमने पोस्ट कर देना है। ये मंथ हमारे पास कितने हैं? 12 मंथ है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 अक्टूबर से 31 मई 2013 तक 12 माह बनते हैं। यकीनन इसकी हमने पेमेंट 1 जून से की है, तो ये जून से ऑनवर्ड 12 माह होंगे। हमें कहाँ से चाहिए? हमें ना जून चाहिए, ना जुलाई चाहिए, ना अगस्त चाहिए, ना सितंबर चाहिए, हमें तो अक्टूबर चाहिए। तो 4 माह तो हमें चाहिए ही नहीं है ना, पहले 4 माह तो चाहिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे रेलिवेंट कहाँ से हो रहा है? 1 अक्टूबर से रेलिवेंट हो रहा है। समझ आ रही है? ये एक्सपेंस कहाँ से शुरू हो रहा होगा? 1 जून से, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो ये 4 माह हमसे रेलिवेंट है ही। तो 12 में से 4 माह निकाल दो, पीछे कितने बच गए? 8 माह। हमें सिर्फ 8 माह का चाहिए। तो वो 8 माह कहाँ से कहाँ तक बनेंगे? 1 अक्टूबर से 1 मई तक। तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाला रेंट हमारे पास 12 माह का है। हमें ना जून चाहिए, ना जुलाई चाहिए, ना अगस्त चाहिए, ना सितंबर चाहिए। हमें तो अक्टूबर 12 से चाहिए, क्योंकि हमारा ईयर कहाँ से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 30 सितंबर के ऊपर आके एंड होगा। तो ये हमें 12 माह चाहिए। इसमें से पहले 4 मंथ हमें नहीं चाहिए, तो हमें कितने चाहिए? यहाँ से 8 माह ले लिया हमने, 8 यहाँ से 8 माह। अब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इस रेंट में से हमें कितने माह चाहिए होंगे? 4। ये रेंट भी तो 12 माह का ही है ना। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा जून से जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये मई तक का है रेट हमारे पास, मई तक का। ये मई तक का रेंट है, लेकिन कहाँ तक का? मई 2014 तक का ही रेंट है हमारे पास। हमें ये वाला तो नहीं चाहिए ना, हमें तो 13 तक चाहिए। तो 13 तक कहाँ पूरा होगा? 30 सितंबर तक। तो हम सिर्फ 4 माह वाला ले लेंगे। बात समझ आ रही है? जो हमारा एक ईयर का एक्सपेंस बनता है, हमने सिर्फ वही लेना है। रेंटल एक्सपेंस जो हमारा 30 सितंबर 2013 का बनता है, तो 30 सितंबर 2013 कहाँ से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2012 से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा 30 सितंबर 2013 तक। और 1 अक्टूबर 2012 से लेके 31 मई 2013 तक का रेंट हम इधर से निकालेंगे। और ये वैसे कितने माह का? ये 12 माह का। हमें कितने माह का चाहिए? 8 माह का। यानी कि पहले 4 मंथ का हमें नहीं चाहिए, ना जून का चाहिए, ना जुलाई का, ना अगस्त का, ना सितंबर का। क्यों? क्योंकि वो हमसे रेलिवेंट है। हमारा ईयर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 लाख जो है इसका हम कर लेंगे 4/12, और यहाँ पे एंड हो रहा है हमारा ईयर। इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास हमारा टोटल एक्सपेंस। उस ईयर का एक्सपेंस कितना बनता है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। जितना हमारे पास हमारा एक्सपेंस बनेगा उतना एक्सपेंस ही हमने रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, क्योंकि उसने हमसे पूछा यही है कि रेंटल एक्सपेंस ईयर एंड का कितना बनता है। तो इस साल का रेंट एक्सपेंस ये बनता है। अब इसने हमसे अक्रूड अनअक्रूड इसकी कहानी नहीं पूछी। अब थोड़ा सा स्टेल टेक्स्ट को देखते हैं।
अच्छा जी, कैश बेस्ड अकाउंटिंग के बाद हमारे पास आते हैं अक्रूड एक्सपेंस। ये क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपने ईयर एंड के ऊपर पे नहीं किए होते। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर आपने पे नहीं किए होते, और इसकी एंट्री क्या करते हो? डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट अक्रूड एक्सपेंस, जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है। और जब आप नेक्स्ट ईयर में इसको पे कर देते हो तो आप इसका क्या कर देते हो? आप रिवर्सल कर लेते हो, डेबिट अक्रूड एक्सपेंस कर देते हो, क्रेडिट आप एक्सपेंस अकाउंट कर देते हो। अभी एग्जांपल भी देखेंगे, मजीद आपको इन चीज़ों की बारे में समझ भी आ जाएगा। जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट। लेकिन अगर यही एक्सपेंस हम ज्यादा पे कर दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना एसिड है, प्रीपेड एक्सपेंस एसिड, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो रिसीव ना हुई हो बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम हमने कमा तो ली है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो ली हो हमने ये इनकम, लेकिन रिसीव ना की हो, तो ये हमारे पास क्या होगी? जब हम इनकम रिसीव करते तब एंट्री क्या करते हैं? कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। लेकिन अभी हमने इनकम रिसीव की ही नहीं है, तो अब एंट्री क्या करेंगे? अब कैश को डेबिट नहीं कर सकते, अब आप अक्रूड इनकम डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे इनकम अकाउंट को, और जब रिसीव कर लोगे तब इसकी एंट्री रिवर्सल कर दोगे। तो ये उसने यहां पर जो है वो डिस्कस किया। अनअर्न्ड इनकम, कैश रिसीव इन एडवांस। अगर आपने एडवांस में कैश रिसीव कर लिया है तो ये हमारी क्या होगी? अनअर्न्ड इनकम होगी, क्योंकि इस इनकम के अगेंस्ट अभी सर्विसेज नहीं दिया, लेकिन हमने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया है। इसकी एंट्री क्या करोगे? इनकम अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? अनअर्न्ड इनकम, उसको लायबिलिटी बनाओगे। जब सर्विसेज दे दोगे तब उस इनकम को अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे। याद आ रहा है ना? ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना रेगुलर क्लासेस में आपने सारी। अभी एग्जांपल देखेंगे कंप्लीट डिटेल में, आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाए। चले कोशिश करते हैं कि अब हमने जितनी बातें पढ़ी हैं इनको 2 3 4 एग्जांपल के साथ करें, ताकि हमारे तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। ये कुछ जर्नल एंट्रीज आपने करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है इसमें आपने। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसको एक दफ़ा आप लोग रीड करें और फिर हम क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड जनवरी 2016, ये गलती ना कर देना तुम। तो 8 जून 2016 को पहली ट्रांजैक्शन हुई है। रीड कर लें एक दफ़ा सारा, ताकि आपके माइंड में समझ आ जाए।
जी तो रीड कर लिया आप लोगों ने। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2016 को हमने क्या किया, एक साल का रेंट जो है वो एडवांस में दे दिया। अब ये कैश बेस अकाउंटिंग चल रही है, तो अब हम इसकी एंट्री पास क्या करेंगे। देखिए जनवरी वाला जो रेंट होगा वो तो हम यूज़ कर चुके होंगे, उसको तो सिंपल हम उसकी एंट्री पास कर देंगे, रेंट टू कैश, इसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, तो उसमें से एक माह वाला रेंट हम उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। बाकी जो 11 माह का होगा फेब से लेके दिसंबर तक, वो हमारा क्या होगा, प्रीपेड रेंट होगा। तो प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। बात समझ आई है। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, एडवांस में पे कर दिया, तो ये एंट्री हम बाकी जो फेब से लेके दिसंबर तक होगा 1.1 बनेगा आई थिंक सो, तो 1.1 की वो एंट्री हम पास कर देंगे। उसके बाद 15 जून 2016 को क्या हुआ, एडवांस पेमेंट ऑफ 20 मिलियन वाज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो 20 मिलियन हमने क्या किया है, एडवांस पेमेंट किया है। 60% ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड गुड वर रिसीव्ड इन जनवरी 2016। जनवरी 2016 में कितनी रिसीव होगी हमें, 60%, यानी कि इसका 12 मिलियन हमें रिसीव हो गया। बाकी 8 मिलियन क्या है, बाकी 8 मिलियन अभी भी हमने उससे लेना है। उसको आप गुड इन ट्रांजिट भी कह सकते हैं या एडवांस टू सप्लायर भी कह सकते हैं। तो एडवांस टू सप्लायर डेबिट, परचेज क्रेडिट, और ये कितने से करेंगे आप, 8 मिलियन से। नेक्स्ट 21 जनवरी 2016 को आपने क्या किया, 5 मिलियन के आपने रिसीव किया अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड इन जनवरी 2016। गुड्स अमाउंटिंग टू 3 मिलियन कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन अ टाइम बिकॉज ऑफ कोई स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से गुड जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सके। 21 को आप यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, क्या आपने अपनी सेल ओवरस्टेट कर दी होगी, क्या अंडरस्टेट कर दी होगी। 5 मिलियन वर रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स, उसके अगेंस्ट हमें आया है, तो हमने 5 मिलियन से अपनी सेल रिकॉर्ड की होगी, लेकिन 3 मिलियन के भी हम दे ही नहीं सके, तो उसको रिवर्स कर लो। सेल पहले आपने क्या किया होगा, पहले आपने अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली होगी, सेल को क्रेडिट कर दिया होगा 5 मिलियन से, लेकिन बाद में 21 को आपको पता चला ओहो 3 मिलियन की चीज़ें मैं नहीं बेच सका उसको, तो 3 मिलियन को आप रिवर्स नहीं करोगे, 3 मिलियन से अपनी सेल को दोबारा कम करोगे, सेल को 2 मिलियन पे लेकर आओगे। तो आप क्या करोगे, सेल को 3 मिलियन से डेबिट करोगे, और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है आपके पास, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को दोबारा बढ़ा दोगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, तो ये एंट्री आप पास करोगे। कुछ समझ आ रही है एंट्री की। उसके बाद आगे क्या करोगे आप, सेल वॉज बुक्ड ऑन रिसीव्ड ऑफ अ चेक अमाउंटिंग इतने मिलियन रिस्पेक्ट टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। इस चीज़ से तो आप फेमिलियर हो ना कि डिस्काउंट की कितनी टाइप्स हैं, हमने इसको किस तरह रिकॉर्ड करना है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको नेट ऑफ डिस्काउंट पे रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, तो इसलिए हम कोई एडजस्टमेंट यहां पर नहीं करेंगे। नेट ऑफ 10% क्या डिस्काउंट है ना, तो ऑलरेडी क्या डिस्काउंट पे इसको रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस ऑफ अमाउंट ऑफ द मंथ जनवरी 2016 की आपने अमाउंट 0.5 मिलियन की पेमेंट किया, जिसमें से 0.02 मिलियन की जो आपने पे किया था वो एडवांस है, और वो एडवांस है फरवरी के महीने का। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एंट्री ये करोगे ना कि आप 0.48 से, मतलब 0.5 में से लेस कर दोगे 0.02, जो कि आ जाएगा 0.48 से, इससे अपना सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दोगे, और जो आपने सैलरी पेबल बनाए होंगे उसको आप क्रेडिट कर दोगे। बात समझ आ रही है। फिर 15 फेब 2016 को पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ अमाउंटिंग कितने रुपीज वर पेड 0.3 मिलियन, तो ये क्या कर दोगे, यूटिलिटी एक्सपेंस टू यूटिलिटी बिल कर दो। समझ आ रही है।
बच्चे ने क्या सैलरी वाला रिवाइज करा दो। देखिए जी 0.5 मिलियन किसकी है, सैलरीज एंड वेजेस मंथ ऑफ जनवरी की है 0.5 मिलियन। उसमें से कितनी इंक्लूड है जो एडवांस किया, वो 0.02 मिलियन एडवांस किया। तो 0.02 मिलियन क्या बनना चाहिए, एडवांस है, तो ये आपका एसेट बनना चाहिए। तो ये तो इस अमाउंट पे नहीं आना चाहिए ना एक्सपेंस में। तो फॉर द ईयर 31 जनवरी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कितना होगा, वो तो 0.48 होगा। तो सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज वेजेस पेएबल 0.48 टू 0.48। और 0.02 को आप क्या करोगे, सैलरी एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वो आपका पे करोगे जो ये आपने एडवांस दी होगी वो फेब में। समझ आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रीड करें। ईयर एंड हमारे पास क्या है, 31 दिसंबर है, ठीक है। एक हमारे पास बिल्डिंग 1 चल रही है, एक हमारे पास बिल्डिंग 2 चल रही है, और हमने अकाउंट्स जो बनाने हैं वो 16 और 17 के बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2016, ठीक है, ग्रेट। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अप्रैल को आपने बिल्डिंग एक्वायर की है और एनुअल रेंट आपने कितना दिया है, 240000 का आपने एनुअल रेंट दिया। रुपीज़ इन 1000 कर लेते हैं, यानी कि ये जो आपने एनुअल रेंट दिया है 2400 कर दिया, ये कितने माह का होगा, 12 माह का होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका ईयर कंप्लीट होता होगा। तो ये आपने रेंट दिया होगा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 तक का रेंट दिया होगा, ऐसे ही है, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने बिल्डिंग एक्वायर की है कितने, इतने रेंट के ऊपर, इस रेंट के ऊपर आपने एक्वायर किया ना 2016। तो ये कब तक चलेगा, मार्च तक चलेगा ये रेंट आपका। तो इसको डिवाइड बाय 12 करो। अगर मैं आपसे 1 माह का रेंट पूछूं तो 1 माह का रेंट आपके पास क्या आ रहा है, कह रहा है कि एनी पे रेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर, यानी कि ये हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर अपना रेंट पे करता है। जैसे ही 6 माह पूरे होते हैं तो वो क्या करता है, रेंट पे कर देता है। अब 1 अप्रैल 2016 को उसने बिल्डिंग एक्वायर की थी, एनुअल रेंट कितना था 2400। अफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 द रेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो वो रेंट इंक्रीज कब होना है, 1 अक्टूबर से। जब अक्टूबर पे जाएंगे तब हम अपना रेंट इंक्रीज भी कर देंगे। अब 1 अप्रैल 2016 को
बिल्डिंग का रेंट कितना होना चाहिए, रेंट एक्सपेंस क्या होगा। छह माह पूरे का होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे, सितंबर पे पूरे होते हैं। तो अगला कहाँ से शुरू होता होगा, अक्टूबर से, अक्टूबर से शुरू होता है। हाफ बेसिस के ऊपर हम ये रेंट पे करते हैं, मतलब ये रेंट हमारे पास कितना है, एनुअली है, 12 माह का है। तो उसको 6 माह का रेंट निकाल लो, तो 6 माह का रेंट कितना आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट अप्रैल को आप रेंट पे कितना करोगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग 1, उसका हम कैश में जो रेंट पे करेंगे, क्योंकि एडवांस में पे कर रहे हैं, उसने कहा है आप एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं, एडवांस में, और कितने माह का, हाफ माह का, हाफ ईयरली पे कर रहे हो ना, आधे साल का पे कर रहे हो। तो 2400 अगर मैं कहूँ पूरे साल का है, तो 1200 आधे साल का होगा, ये आपने पे कर दिया। उसके बाद अगला कब पे करोगे, अगला आप जब 6 माह पूरे हो जाएंगे, अगले 6 माह कब पूरे होंगे, वो होंगे अक्टूबर में। तो फर्स्ट अक्टूबर को अगले 6 माह आपके पास आ जाएंगे, ऐसे ही है। तब आप बिल्डिंग 1 का फिर से रेंट पे करोगे, और तब कितना करोगे, तब भी 1200। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट अक्टूबर से 20% इंक्रीज होना चाहिए था। बच्चे वो 2017 में इंक्रीज होना चाहिए था, अभी हम 2016 पे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, 2017 में जाएंगे तो इंक्रीज भी करेंगे बिल्डिंग 1 का। अभी हम कहाँ पर है, इधर है। ये अब क्या बना रहे हैं जी, रेंट एक्सपेंस बना रहे हैं। समझ आ रही है। उसने कहा था हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर हम पे करते हैं, उसमें से पहले 6 माह का रेंट ये हो गया हमारे पास, अगले 6 माह का रेंट ये हो गया। तो एडवांस में पे करते हैं, तो हम फर्स्ट अक्टूबर को पे करेंगे और फर्स्ट अप्रैल को ये पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं बिल्डिंग 2 की तरफ। बिल्डिंग 2 का कहता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पे करते हैं। किस बेसिस के ऊपर पे करते हैं, क्वार्टरली। और इसका एनुअल रेंट कितना है, 900। एनुअल रेंट कितना है, 900। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो अगर मैं इसका बोलूं कि पर क्वार्टर कितना रेंट होगा, 900 डिवाइड बाय 4, 225, यही बनेगा ना, 225 ही बनेगा। तो इसका पे कब करेंगे, हम 1 सितंबर को पे करेंगे। तो हम 1 सितंबर को पे करेंगे बिल्डिंग 2 का, और कितना पे करेंगे, 225। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आई, 225 ही पे करेंगे जी। उसके बाद अगला कब होगा क्वार्टर पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कब सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में पूरा हो जाएगा। लेकिन हम पे कब कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं क्या, एडवांस में कर रहे हैं। तो अगला क्वार्टर हमारा 1 दिसंबर से शुरू होगा, 1 दिसंबर से, और इसकी पेमेंट हम करेंगे B2 की, और कितनी करेंगे, सेम यही 225। कोई प्रॉब्लम, समझ आई, एडवांस में जो पे कर रहे हैं। अब P&L को क्या चार्ज करेंगे, जितना एक्सपेंस है। एक्सपेंस कितना बनता है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, कितने माह बनते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 माह बनते हैं। तो 9 माह का रेंट चार्ज करना है।
ऐसे ही है ना, पी एंड एल को तो 9 माह का जितना फॉर द ईयर जितना बनता है उतना ही चार्ज करेंगे ना। तो 2400 डिवाइड बाय 12 ज़रब 9 1800। तो कितना हम लोग चार्ज करेंगे पी एंड एल को? पी एंड एल को हम चार्ज करेंगे बिल्डिंग 1 की वजह से 1800, क्योंकि बनता ही इसका 1800। और बिल्डिंग 2 की वजह से कितना चार्ज करेंगे वो भी बता दें जी। पी एंड एल को ये 31, ये डेट जो है हम 31 है, 31 को ये काम कर रहे हैं, डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ये काम करें। पी एंड एल B2 का कितना एक्सपेंस जाना चाहिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने माह का? निकाल के बताए ना मुझे क्या आता है। 4 माह का सही है, लेकिन क्या आता क्या? आंसर बताएं। 900 डिवाइड बाय 12 करें ज़रब 4 करें तो एक्सपेंस बनता कितना है? 300। कोई प्रॉब्लम कहीं पे कुछ समझ ना आए? क्लियर? अच्छा, अब ये जो 1 अप्रैल को हमने ये रेंट दिया है, ये कब तक यूज़ हो गया होगा? ये 1 अक्टूबर से पहले पहले। और जो अक्टूबर को दिया है वो अक्टूबर में यूज़ करेंगे, नवंबर में यूज़ करेंगे, दिसंबर में यूज़ करेंगे, लेकिन अगले 3 माह का क्या हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं। तो अगले 3 माह का आप क्या कर लोगे? कैरी डाउन कर लोगे बिल्डिंग 1 का। ऐसे ही है ना, 1200 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 600। इसी तरह ये जो सितंबर वाला है, ये आप सितंबर में यूज़ करोगे, अक्टूबर में यूज़ करोगे, नवंबर में यूज़ करोगे, ये तो यूज़ हो गया। लेकिन दिसंबर वाला आप दिसंबर में यूज़ कर लोगे, लेकिन अगले 2 माह का भी तो है, ये जनवरी और फरवरी का भी तो है, लेकिन जनवरी और फरवरी का आप यूज़ नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कैरी डाउन हो जाएगा 2 माह का, 2 माह का कैरी डाउन। कोई ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो कि यहाँ पे हुआ क्या? देखें जी, ये जो आपके पास रेंट है ये एनुअली रेंट है, और हम साल में 2 पेमेंट करते हैं इसकी। एक पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल को, एक पेमेंट करते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अप्रैल वाला हम लोग यूज़ करते हैं अगले 6 माह तक, वो तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया अगले 6 माह तक, वो तो कोई मसला नहीं। और जो 1 अक्टूबर को पे करेंगे वो यूज़ करेंगे हम अगले 6 माह तक। तो अक्टूबर यूज़ कर लिया, नवंबर यूज़ कर लिया, दिसंबर यूज़ कर लिया, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो अगले साल का, ये हम यूज़ नहीं कर रहे, इसको हमने कर दिया कैरी डाउन। इसी तरह यहां पर हम पे करते हैं, क्वार्टरली पेमेंट देते हैं, और ये क्वार्टरली पेमेंट हम 1 सितंबर को देते हैं। तो सितंबर वाला हमने यूज़ कर लिया, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। फिर हमने एक पेमेंट की दिसंबर में, दिसंबर वाला हमने दिसंबर में तो यूज़ कर लिया, लेकिन जनवरी और फरवरी वाला उसका बच गया, वो हमने क्या कहा? वो हमारा कैरी डाउन है, वो जब हम जनवरी और फरवरी में जाएंगे वहां जाके यूज़ करेंगे। कोई चीज़ जो समझ ना आई? यहाँ तक अकाउंट बहुत सिंपल था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हम आते हैं जी 2017। जब हम 2017 में आए होंगे तो हमें पता चला होगा कि जो बिल्डिंग 1 है उसके 3 माह भी हमारे पास पड़े हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले, यानी कि उसका ब्रॉड डाउन हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा। और वो कितना आ रहा होगा? वो हमारे पास आ रहा होगा 600। और ये किसका आ रहा होगा? बिल्डिंग 1 का। इसी तरह हमारे पास ब्रॉड डाउन आ रहा होगा बिल्डिंग 2 का, और वो कितना आ रहा होगा हमारे पास B2 का? 300, 150। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमें पता चल गया। अब हमने अगली पेमेंट कब की होगी?
बिल्डिंग 1 की अगली पेमेंट हम करेंगे फिर से 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2017। ऐसे ही है, बिल्डिंग 1 की पेमेंट करेंगे हम 1 अप्रैल 2017 से। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी 1 अप्रैल 2017 को मैंने बिल्डिंग 1 की पेमेंट की, और वो कितनी की होगी, 1200। क्योंकि ये वाला रेंट तो मैं यूज़ कर लूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च में, और अप्रैल में मुझे फिर पेमेंट करनी होगी, जो कि मैंने ये अप्रैल में पेमेंट कर दी। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद अगली इसकी पेमेंट मैं करूँगा अक्टूबर में, बिल्डिंग 1 की 1 अक्टूबर में। और जब ये अक्टूबर में पेमेंट करूँगा मैं बिल्डिंग 2 की, बिल्डिंग 1 की, तो मुझे याद आएगा कि इस पर अब इंक्रीज़ भी आना है, यानी कि 1200 पे कितना परसेंट इंक्रीज़ आना है, 20% इंक्रीज़ आना है। इसको मल्टीप्लाई बाय 120% भी कर सकते हैं, या ये अमाउंट 100 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, राइट? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आ रही? अब हम चलते हैं इस बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग 2 की तरफ। बिल्डिंग 2 की पहली पेमेंट कब होगी, दिसंबर में कर दी थी, जनवरी, फरवरी, यानी कि अगली पेमेंट मार्च में होगी। तो इसकी पहली पेमेंट मैंने की होगी 1 मार्च को, बिल्डिंग 2 की। और कितनी करूंगा मैं बिल्डिंग 2 की, सेम वही। अच्छा, मार्च के बाद फिर कब करूंगा, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, कब करूंगा, जून में जाकर फिर मैं अगली पेमेंट करूंगा इसकी 1 जून को, बिल्डिंग 2 की, अगेन वही पेमेंट। जून के बाद जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, अगली पेमेंट करूंगा मैं 1 सितंबर को, 1 सितंबर को मैंने इसकी अगली पेमेंट कर दी B2। इतना आपको ट्रिकी क्वेश्चन आना नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज बेस है। तो ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उसका बैक पे कॉन्सेप्ट पता हो कि ये हो क्या है। जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर है सिर्फ P&L में वही जाना है। तो मुझे जल्दी से बता दें कि P&L में एक्सपेंस जाना कौन कौन सा, जो फॉर द ईयर है, जो इसका बनता है। पे क्या किया, दिया कब, उस कहानी को छोड़ के सिर्फ ये बता दें कि फॉर द ईयर एक्सपेंस बनता क्या, जो P&L में जाना चाहिए। B1 का आप निकाल के बता दें फॉर द ईयर एक्सपेंस क्या है, और वो कितना जो है वो हमें वहां पर चार्ज करना चाहिए। एक भाई कह रहे हैं 2520, देखते हैं, मेरी बात सुनो। आपके पास जो ये बिल्डिंग 1 का एक्सपेंस है ये किस माह का है, जनवरी, फरवरी, मार्च का, सही है। तो ये जाना चाहिए, प्लस और कौन सा जाना चाहिए, ये वाला रेंट, अक्टूबर से लेकर, अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर से पहले पहले तक का, ये भी जाना चाहिए, क्योंकि ये भी फॉर द ईयर में आता है। प्लस और कौन सा चाहिए, जाना चाहिए,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये कहाँ तक का है? ये वाला, ये तो अक्टूबर का है, नवंबर का है, दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, तो 6 माह का है। हमें किन माह का चाहिए? हमें सिर्फ 3 माह का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का चाहिए। तो इसको डिवाइड बाय 3 कर लें, और डिवाइड बाय 6 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, क्या आता है? 720। तो आंसर में हमारे पास क्या है? 2520। एक बात तो आपको समझ आ गई कि पी एंड एल में सिर्फ फॉर द ईयर एक्सपेंस जाना चाहिए, जितना एक्सपेंस बनता है उस साल का उतना ही जाना है। पे किया नहीं किया वो एक अलग स्टोरी है। ओके, अब बिल्डिंग 2 का भी मुझे बता दें कि उसका पी एंड एल में कितना जाना चाहिए, बिल्डिंग 2 का। एक बच्चा कह रहा है 825, एक कह रहा है 900, एक कह रहा है 720। देखते हैं जी। पहला तो इसके अंदर ये वाला एक्सपेंस तो जाना चाहिए, ये वाला। ये कब का है? जनवरी और फरवरी का। उसके बाद मार्च वाला भी जाना चाहिए, मार्च वाला भी गया। उसके बाद जून वाला भी जाना चाहिए, जून वाला भी गया। उसके बाद जून के बाद हमारे पास आ गया जी सितंबर वाला भी जाना चाहिए। सितंबर वाला कहाँ से कहाँ तक है? सितंबर वाला हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का है, लेकिन दिसंबर का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 माह का और है जो हमें और जाना चाहिए। और वो हम कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 75। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर? 900। इसका मतलब क्या है कि 1 माह का रेंट अभी तक हम नहीं लेके गए, तो कैरी डाउन उसका कहाँ पे आएगा? इस साइड पे। 31 दिसंबर को B2 का कैरी डाउन इधर ही आएगा ना, यही साइड वीक है ना B2 की, B2 का। और वो कितना आएगा? 75, क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तक हमने यहाँ पे चार्ज नहीं किया होगा। चार्ज करेंगे तभी हमारे डेबिट क्रेडिट इक्वल आएंगे। और इसका क्रेडिट साइड किधर आएगा? इसका क्रेडिट साइड इस साइड पे आएगा, B1 का। क्यों? क्योंकि अभी हम ज़्यादा पे कर चुके होंगे। और कितना ज़्यादा पे कर चुके हैं? वो हम 1440 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 माह का हमने हिस्सा ले लिया था, 3 माह का हमारा अगला आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 720। तो ये कंप्लीट इस क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ जो है वो क्लोज कर लिया और उसको देख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो? एक बच्चा कह रहा है सर एमसीक्यूज में किस तरह हमसे पूछा जाएगा? अभी देख लेते हैं जी एमसीक्यूज में किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 1 आपके पास क्या है? इन द ईयर तो 31 दिसंबर 2013 कितने पैसे रिसीव किया रेंट में? इतनी रेंटल इनकम रिसीव किया। द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव इन एडवांस एंड ड्यू इन एरियर्स वर एज फॉलो। रेंट रिसीव इन एडवांस में हमने इतना रिसीव किया है, और एरियर्स में हमने यानी कि अक्रूड ये है हमारे पास 2018 का, 2017 का। व्हाट फिगर फॉर आर रेंटल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हमने रिकॉर्ड करनी, बताएं जी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने क्या रेंट रिकॉर्ड करना है?
सिंपल सा टी अकाउंट बना लें। हमारे पास जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है वो हमारी लायबिलिटी होगी, उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख लें। मैं यहाँ पर जो है वो आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हमारा टी अकाउंट आ गया, ठीक है। इस टी अकाउंट में इस साइड पे हम लिख लेंगे अपना ब्रॉड डाउन, जो हमने इनकम रिसीव किया एडवांस में, वो हमने कितने किया, 3000। उसके बाद आगे हमने क्या किया, ये 2017 में हमने किया, और ये हमारी क्या है, अक्रूड है, तो ये हमारी अक्रूड किस साइड पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे आ जाएगी। अक्रूड को हम ब्रॉड डाउन बनाकर डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और ये कितनी है हमारी अक्रूड, 1700, कोई प्रॉब्लम। ये 2017 का ब्रॉड डाउन हो गया। इसी तरह 2018 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेट डाउन लिख लेंगे। कितना है जी, 4000, और कितना है, 2500। तो इसका कैरेट डाउन आएगा इस साइड के ऊपर। इनकम का कैरेट डाउन, अगर डेबिट इस तरफ आ रहा है, ब्रॉड डाउन इस तरफ आ रहा है, तो कैरेट डाउन इस साइड पे आएगा ना। कैरेट डाउन हमारे पास इस साइड पे आ गया, एडवांस में रिसीव किया हुआ है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का कैरेट डाउन डेबिट साइड पे आएगा। और ये कितना है, 4000 आ गया। और इसका डेबिट इधर आ रहा है, तो क्रेडिट इसका इसकी अपोजिट साइड पर आएगा, क्योंकि ये क्रूड है, तो क्रूड का हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2500। अब हमने क्या करना है, कैश रिसीव हमारे पास कितना है, कैश रिसीव हमारे पास कितना है, कैश हमने रिसीव कितना किया, वो हमने 50800। कैश डेबिट, रेंट के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया होगा, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम कैश लिख लेंगे। अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, 50800। और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी किधर चला जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और वो कितनी जा रही है जी, 50600। समझ आइए, 50600, ये भी ऑप्शन। इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे आप। आगे क्या, ऑन 1 मार्च 2017 पे इंश्योरेंस प्रीमियम इतने रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 28 Feb 2018। व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 अक्टूबर 2017 एंड प्री पेमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या प्री पेमेंट आई। ये पेमेंट है कब, 1 मार्च 2017 से फॉर द पीरियड टू 28 Feb 2018 तक। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा अक्टूबर है, हमारा ईयर एंड क्या है, अक्टूबर है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 मार्च 2017 से फरवरी 2018 तक का पीरियड है। हमारे इसमें से रेलेवेंट कितना है, 1 मार्च से लेके अक्टूबर तक। तो ये कितने माह बने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 माह। तो इसको डिवाइड बाय हम क्या कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या आंसर आता है, 16 आ गया। ये किसको चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। और बाकी 800 हमारा क्या बन जाएगा, प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड। ये ऑप्शन बन जाएगी, ऑप्शन बी।
समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्या है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर इतने इन एडवांस, व्हाट इज द करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर द एडवांस सैलरी टू बी मेड। क्या ऑप्शन सही बनेगी? डेबिट करोगे सैलरी को, क्रेडिट करोगे एडवांस सैलरी को, डेबिट करोगे सैलरीज को, क्रेडिट करोगे अक्रूड सैलरीज को, या डेबिट करोगे एडवांस सैलरीज को, क्रेडिट करोगे सैलरीज एक्सपेंस को। एडवांस में दिया आपने, एडवांस सैलरीज को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे सैलरीज एक्सपेंस को। बिल्कुल सही, चार्ली इसकी ऑप्शन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, ऑन द ईयर एंडेड अ बिजनेस हैज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने रुपीज़, ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और इतना हमने पे किया है। व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलिटी एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल अभी कितना रहता है आपका? 1500। तो क्या करोगे, इसको एक्सपेंस में चार्ज नहीं करवाओगे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे इतना किया है, जबकि इतना अभी तक आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, पे नहीं किया, तो क्या करोगे, डेबिट कराओगे ना। ठीक है, आगे इसका क्या करोगे? अब उसने क्या किया है, प्री पेमेंट को इग्नोर कर दिया है और साथ उसने अक्रूड एक्सपेंस को भी इग्नोर कर दिया। तो यहां पे काम हुआ क्या? अब जब उसने एक्सपेंस को इग्नोर किया है तो इसका मतलब यह है कि अपने प्रॉफिट को 300 से कम नहीं किया, अपने प्रॉफिट को 300 से कम नहीं किया। ये काम ना करने की वजह से उसका प्रॉफिट 300 से ओवरस्टेट है। लेकिन उसमें कोई ऐसी पेमेंट भी है जो उसने ज़्यादा लिख दिया, हालांकि कम बनती थी। प्री पेमेंट 100 रुपया ज़्यादा लेस करवा दिया एक्सपेंस को, जबकि कम बनता था, तो ये प्री पेमेंट भी वहाँ पे उसने करवा दी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसने एक्सपेंस को 300 से ज़्यादा करवाया होगा, लेकिन इस वाली गलती की वजह से उसने अपने प्रॉफिट को 300 से 100 से कम कर किया। इस गलती में अपने प्रॉफिट को 300 से ज़्यादा किया, इस गलती में अपने प्रॉफिट को 100 से कम किया, तो अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट को क्या किया होगा उसने? देखिए ना, ये जो गलती है, अगर इस गलती को सही कर दे तो होगा क्या, आपका प्रॉफिट 300 से कम हो जाएगा। अभी आपका प्रॉफिट 300 से ज़्यादा है, बात समझ आ रही है? हाँ जी। इस गलती की वजह से क्या हुआ, इसको इसने इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया तो आपका प्रॉफिट 100 से कम है, यहाँ पे 300 से ज़्यादा है, यहाँ से 100 से कम है, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितने से ज़्यादा है? 200 से ज़्यादा। समझ आ गई? सिंपल करें बात को, मुश्किल नहीं। कोई और देखते हैं एमसीक्यूज। चलो ये देखते हैं। A business pay a rent quarterly in arrears on 1st January, 1st April, 1st July, 1st October each year. The rent was increased from itne rupees per year to itne per year as from 1st October 2007. What rent expense and accrual should be included in a business financial statement for the year ended 31 जनवरी 2018? द रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम इतने रुपीज़ पर ईयर, हर साल इतने से आपका रेंट बढ़ता है, इतने से इतने तक जाता है, यानी कि ये आपका पर ईयर रेंट हो गया। 12 माह का हमारा क्या जी, 31 जनवरी 2018 8 फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता होगा? फरवरी से। 1 फरवरी से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता होगा। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले अपना रेंट एक्सपेंस देखेंगे। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को हम जो है अपना रेंट पे करते हैं। द रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम इतने पर ईयर टू इतने पर ईयर एज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। ये रेंट हमारे पास 12 माह का है, ठीक है। अब हमें चाहिए कितने माह का? फेब से चाहिए ना, फेब से, फेब 2017 से हमें चाहिए, और चाहिए अक्टूबर से पहले पहले, सितंबर तक का, क्योंकि अक्टूबर से इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास सितंबर तक का होगा। तो हम फेब से सितंबर तक का इसमें से निकाल लेते हैं। तो फेब से सितंबर तक कितने माह बने? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 माह बने। इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, क्या अमाउंट आती है? 1 लाख। 1 लाख आ गया हमारे पास। ये कब से कब तक का? फेब से सितंबर तक का। अब सितंबर के बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर से हमने जाना है जनवरी तक, 2018 तक। तो अक्टूबर से हमारा ये रेंट है। कितने माह बने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 माह। इसको डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्या आया? 60,000। दोनों को प्लस करो, क्या आया? 160। हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ गया। और इसमें से क्रूवल्स कितना होगा? डिवाइडेड बाय 12, 1 माह का, वही आ गया अपने पास। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो? सिंपल सा था। और कोई क्वेश्चन किसी की फरमाइश हो तो? 20। चलिए। A business was started on 1 जनवरी 2018 in a building which is on 25 ईयर लीज, 25 साल लीज के ऊपर है। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग पे क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली हम पे करते हैं, ठीक है, और एडवांस में पे करते हैं। पेमेंट ऑफ द रेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर। वट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट। अब कितना जो फॉर द ईयर बनता है सिर्फ वही चार्ज करना, जितना इस साल का बनता है सिर्फ वही चार्ज करना है हमने। तो इस साल का कितना बनता? 2018 के साल का कितना बनता है, बस वो बता दो, मुश्किल में ना पड़ो, जितना बनता है वो बस बता दो। जी स्टूडेंट कह रहा है कि जनवरी का लिखना चाहिए, लिख लिया। कह रहा है जी मार्च वाला भी आना चाहिए, मार्च वाला भी सर लिख लिया। कह रहा है जी जून वाला भी आना चाहिए, ये भी लिख लिया हमने। फिर सितंबर वाला भी, सितंबर वाला भी। फिर कह रहा है दिसंबर वाला भी। अच्छा दिसंबर वाला भी लिख लेते हैं जी, सारा ही लिखवा लिया ये तो आपने। मेरी बात सुनो, ये जो जनवरी वाला है ये कहाँ से कहाँ तक का? जनवरी, फरवरी, मार्च तक का, ठीक है। 3 माह का है। 3, 6, 9, 12, यहाँ पे आपका साल पूरा हो जाता है बस। ये ऊपर वाले 4 ऐड होने चाहिए, जो कि आएगा 30,000, और ये आपका आंसर होगा। और अगर दूसरे तरीके से करना है कि एडवांस कितना पे किया हमने, तो वो हमने ये एडवांस पे किया जो पीछे बच गया। सिंपल सा बात है। अच्छा 5 मिनट की यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, अजानें हो रही हैं, तो 5 मिनट हम यहाँ पे रुकते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यूटिलिटी अक्रूवल्स जो है वो हमारे पास ये थे बिगनिंग में, ब्रॉट डाउन ये था, कैरी डाउन ये था। तो अगर आप टी अकाउंट बना रहे हैं तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, ये आपकी डेबिट साइड पे आ रहा होगा, और ये आपके पास आ रहा है जी यूटिलिटी बिल जितना आपने पे किया कैश में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000 जो आपने पे नहीं किया होगा, तो उसमें ऐड कर देंगे तो फॉर द ईयर एक्सपेंस आपके पास क्या बन जाएगा? 90,000। सिंपल, सी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। कैश में जब आप इसको पे करें तो एंट्री क्या करोगे? आप यूटिलिटी बिल कैश में पे करो, एंट्री क्या करोगे? यूटिलिटी बिल डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगा। इस तरह के जो है वो आपसे एमसीक्यूज यहाँ पे पूछ सकता है। अच्छा, ये देखते हैं जी हम एक और क्वेश्चन। रिसीव इंटरेस्ट इतने रुपीज़ ऑन अ बैंक डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ इतने ऑन अ 3 जनवरी 2011 एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज़ अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है हमारे पास? 31 दिसंबर को। तो क्या आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इस ट्रांजैक्शन की जो आपके जहन में आ रही है? रिसीव इंटरेस्ट किया आपने दिसंबर 11 को, और वो कब किया आपने? 3 जनवरी 2011 को। दिसंबर का आपने जो वो किया था इंटरेस्ट रिसीव किया है उसकी आपने एंट्री पास करनी है। ईयर एंड आपके पास है 31 दिसंबर। प्रीपेड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इनकम, नहीं ये नहीं होगा। सिचुएशन समझो ना। इंटरेस्ट रिसीव ऑफ इतने रुपीज और बैंक डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ का जो आपको इंटरेस्ट मिलना था 1 लाख, वो आपको कब मिला है? ऑन 3 जनवरी 2011। लेकिन आपका ईयर एंड क्या आता है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को खड़े होके आप एंट्री पास करोगे क्या? कैश की तो कर ही नहीं सकते ना। कैश की कैसे करोगे? मुझे भी ज़रा समझा दो। अभी आपने रिसीव करना है, 31 पे आप खड़े हो, आपको मिल जो है वो 3 जनवरी को रहा है। 31 पे बताओ ना। वो तो आप जनवरी पे खड़े होके मुझे 3 जनवरी की एंट्री बता रहे हो। 31 जनवरी की एंट्री बताओ। अभी आपने पैसे लेने हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, हाँ ये सही है। देखिए ना, बात सुनो। आप जो सारे एंट्री बता रहे हैं वो 31 जनवरी की बता रहे हैं, 3 जनवरी की बता रहे हैं। तब आपको पैसे मिले हैं तब तो कैश ही होगा ना, कैश डेबिट। और आपने जो इंटरेस्ट अपनी रिसीवेबल बनाए होंगे उसको आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अब आपने 31 की बतानी है, तो 31 की सेंस में अभी आपको पैसे नहीं मिले, आप इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम? ये सवाल देखते हैं चले। एफ लिमिटेड ईयर एंडेड इज, हमारे पास जो ईयर एंड है वो है 30 सितंबर को। ऑन 1 जनवरी 2016 द ऑर्गेनाइजेशन बुक आउट अ लोन ऑफ इतने रुपीज विद एनुअल इंटरेस्ट ऑफ इतने परसेंट। द इंटरेस्ट इज पेएबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी इन एरिया। अब क्या करेंगे आप? 30 सितंबर आपका ईयर एंड है। फर्स्ट को आपने लोन लिया और 12% आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, और इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करनी है वो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर को पे करनी, फिर आपने अगले साल की जनवरी को पे करनी। ठीक है। एक्सपेंस क्या बनाएंगे आप? जल्दी जल्दी वर्किंग करके इसका सोल्यूशन दें। यह आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पर आपने रेट लगाना है, कितने माह का लगाना है वो अब आपने देखना है।
सितंबर ईयर एंड है। जनवरी से सितंबर तक का यार रेट लगा दो। रेट एनुअली है, रेट को डिवाइडेड बाय 12 कर लो, मल्टीप्लाई बाय मंथ कर लो। कितने मंथ बनते हैं? 9। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 12% कर लो, मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर लो। आ गया। इसको कहाँ चार्ज कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी क्या होगा? टोटल कितना बनता है इसका? 12,000 बनता है। उसमें से 9 माह का पे कर दिया, बाकी 4 माह का आपने पे करना है। 4 माह का क्रू कर दो, बीटा ऑप्शन बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल? ठीक है। तो इस तरह के आपको जो है वो एमसीक्यूज आते हैं, इसको आप सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वो एससी लर्निंग का टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना, इसका सलूशन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर इसका सलूशन आपको ना मिले एससी लर्निंग की वेबसाइट पे, तो आप उनको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका यहाँ पे सब स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको मदद दे सके। अच्छा, टेस्ट सेशन के लिए बच्चे पूछे थे, तो आप नंबर नोट कर लें उनका। बाकी जो पेपर की डिटेल्स है जो आपके होने जा रही है अटेम्प्ट, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने, वो भी आप जो है वो इनसे ही कांटेक्ट करके ले लेना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। ये आपको टेस्ट सेशन की डिटेल भी दे देंगे, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के टेस्ट मिल जाएंगे और हर चैप्टर के टेस्ट मिल जाएंगे। लास्ट पे मॉक भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी क्यूरीज़ हैं कि अप्लाई कैसे करना है पीआरसी के लिए, और जो प्रॉब्लम्स वगैरह आपको आ रही हैं, तो वो भी आप इनसे डिस्कस कर लेना। ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।